इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष की कहानी बहुत पुरानी है, जो बहुतेरे युद्ध और शांति समझौतों के बाद भी आज किसी निर्णय पर नहीं पहुंचा है। यहूदियों, अरबों और ईसाइयों के बीच का इतिहास ईसा के जन्म से भी पहले का है, जिसका केंद्र बिंदु मात्र जेरूसलम है। लेकिन इस वीडियो में 19वीं शताब्दी में हुए कुछ घटनाओं द्वारा आज के हो रहे युद्ध जैसी घटनाओं को समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमें जेरूसलम के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आखिर हर बार सारे झगड़े का केंद्र बिंदु यही क्यों होता है। जेरूसलम एक ऐसा शहर है जहां इस्लाम, ईसाई और यहूदियों, इन तीन धर्मों के लोगों की आस्था का केंद्र है। यहाँ मुसलमानों के लिए अल अक्सा मस्जिद है, जो मक्का और मदीना के बाद तीसरा सबसे पवित्र स्थान है। इसी तरह ईसाइयों के लिए भी जेरूसलम सबसे पवित्र स्थलों में से एक है, क्योंकि यहाँ द चर्च ऑफ द होली सेपल्कर है। इस चर्च को लेकर यह मान्यता है कि जीसस को इसी जगह सूली पर चढ़ाया गया था और यहीं से वे फिर से जीवित हुए थे। यहूदियों के लिए यह जगह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उनके धर्म की उत्पत्ति यहीं से हुई थी। यहाँ की वेस्टर्न वॉल उनके पवित्र मंदिर का अवशेष है। जॉर्डन नदी और भूमध्य सागर के बीच भूमि के इस टुकड़े को लेकर यहूदियों और अरबों के बीच का संघर्ष 20वीं सदी के मध्य से चल रहा है। इस इजरायली फिलिस्तीन संघर्ष के 100 वर्षों से भी अधिक समय बीतने के बाद भी दुनिया के सबसे अस्थायी संघर्षों में से एक रहा है, और फिर भी इसका कोई सौहार्दपूर्ण तथा अस्थायी समाधान निकल पाना मुश्किल रहा है। आमतौर पर इस्लाम और यहूदियों के बीच संघर्ष को धार्मिक माना जाता है, लेकिन इतिहास में दर्ज की गई ऐसी घटनाएं हैं जो दोनों के बीच के संघर्ष को धार्मिक कम और राष्ट्रवाद तथा क्षेत्रीय दावों में निहित संघर्ष ज्यादा मानती है। 19वीं शताब्दी विश्व में राष्ट्रवाद के प्रति बढ़ती भावनाओं के लिए जाना जाता है, चाहे वह एशिया हो या यूरोप हो या अफ्रीका। विश्व के अनगिनत राष्ट्रों में अपने स्वयं के स्वतंत्र राज्यों की मांग उठने लगी थी। राष्ट्रवाद की वकालत करने वाले राजनेताओं और विचारकों में से एक ऑस्ट्रो हंगेरियन यहूदी पत्रकार थियोडोर हर्जल भी थे। थियोडोर हर्जल का जन्म 1860 में हुआ था। वो वियना में एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में काम करते थे, लेकिन एंटीसेमिटिज्म की वजह से उन्हें वियना छोड़ना पड़ा था। इसके बाद वो फ्रांस आ गए और वहां उन्होंने बतौर पत्रकार काम किया। यहूदियों कई सदियों तक कई शासकों द्वारा प्रताड़ित किए गए, जिसकी वजह से उन्हें अमेरिका, यूरोप तथा विश्व के अन्य हिस्सों में पलायन होना पड़ा, जिसे एक्सोडस कहा जाता है। इसी दौरान एक और शब्द एंटीसेमिटिज्म शब्द प्रचलन में आया। इस शब्द का मतलब था हिब्रू भाषा बोलने वाले लोग, यानी यहूदियों के प्रति दुर्भावना। उस समय पूरी दुनिया में यहूदियों को लेकर एक वहम फैला था कि यहूदी दुनिया की सबसे चालाक कौम है और ये किसी को भी धोखा दे सकते हैं। एंटीसेमिटिज्म की वजह से कई देशों में यहूदियों को अपनी पहचान सार्वजनिक करनी होती थी। इस दौरान यूरोपीय देशों की सेनाओं में लड़ने वाले यहूदियों को अपनी वर्दी पर एक सितारा लगाना पड़ता था, जिसे डेविड स्टार कहा जाता था। इस सितारे से यहूदियों की पहचान की जाती थी। पहचान छिपाने या गलत बताने पर यहूदियों के लिए सजा का भी प्रावधान था। साल 1890 में फ्रांस और रूस के बीच एक युद्ध हुआ, जिसमें फ्रांस को हार का सामना करना पड़ा। फ्रांस के हार के कारणों की जब समीक्षा की गई तो उसकी जिम्मेदारी एक यहूदी अधिकारी एल्फ्रेड ड्रेफस के ऊपर डाल दी गई। बतौर पत्रकार हर्जल ने इस खबर पर पत्रकारिता की तथा पूरे घटनाक्रम को समीक्षा की। इस घटना के बाद उन्होंने निर्णय किया कि वो पूरी दुनिया में फैले यहूदियों को इकट्ठा करेंगे और उनके लिए एक नए देश की स्थापना करेंगे। थियोडोर हर्जल ने वर्तमान इजराइल की स्थापना की सैद्धांतिक तौर पर नींव रखी थी, इसलिए उन्हें जियोनिज्म के संस्थापक पिता के रूप में जाना जाता है। थियोडोर हर्जल ने यहूदियों के लिए एक अलग राज्य के निर्माण का आह्वान किया था। थियोडोर हर्जल ने एक किताब द जूइश स्टेट लिखा, जिसमें 20वीं सदी के आने के साथ एक ऐसी राष्ट्र की कल्पना की गई थी जो सिर्फ यहूदियों का हो और यहूदियों द्वारा ही शासित हो। फिलिस्तीन में यहूदी राज्य बनाने की संभावना को तलाशने के लिए
हर्जल ने दोस्त मैक्स नॉर्डो द्वारा 2 रब्बियों को फिलिस्तीन भेजा गया था, लेकिन उन दोनों द्वारा वापस में रिपोर्ट किया गया कि दुल्हन सुंदर है लेकिन उसकी शादी किसी अन्य व्यक्ति से हुई है। सन 1897 में विश्व जैनिस्ट संगठन बनाया गया तथा 1897 में ही बिरनबाम, हर्जल और नॉर्डो ने बेसर स्विट्जरलैंड में पहले जियोनिस्ट कांग्रेस का आयोजन किया। यह आयोजन एक स्वतंत्र यहूदी राष्ट्र के निर्माण की योजना पर चर्चा करने के लिए किया गया, जिसमें इसकी प्राप्ति के लिए यूरोपीय शक्तियों की मदद लेने की चर्चा भी की गई। जियोनिस्ट का हिब्रू में अर्थ स्वर्ग होता है। इस संस्था को पूरी दुनिया भर के यहूदियों का सहयोग मिला। परिणाम स्वरूप बड़ी संख्या में यहूदी फिलिस्तीन में बढ़ने लगे और उन्होंने जमीन खरीद ली और वहां बसने लगे। हर साल संस्था के वैश्विक सम्मेलन का आयोजन किया जाता था। ऑस्ट्रियाई लेखक नाथन बिरनबाम ने सन 1885 में जियोनिज्म शब्द का प्रयोग पहली बार किया था। तब से यह शब्द यहूदियों को संबोधित करता है। 1904 में संस्था के संस्थापक हर्जल का दिल की बीमारी की वजह से निधन हो गया। उनकी मौत का यहूदियों के अलग देश के आंदोलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्योंकि जायनिस्ट कांग्रेस की पकड़ यहूदियों के बीच तब तक बेहद मजबूत हो चुकी थी। ऑटोमन साम्राज्य यानी तुर्क साम्राज्य के पतन से पहले 1916 में ग्रेट ब्रिटेन और फ्रांस के बीच एक गुप्त समझौता हुआ, जिसे साइक्स-पिकोट समझौता कहा जाता है, जिसने तय किया कि ऑटोमन साम्राज्य के पतन के बाद फिलिस्तीन ब्रिटिश नियंत्रण में रहेगा। 1917 में प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऑटोमन साम्राज्य का पतन हो गया और समझौते के मुताबिक फिलिस्तीन पर ब्रिटेन का नियंत्रण हो गया। इस समय के दौरान अंग्रेजों ने मुसलमान, ईसाइयों और यहूदियों के लिए अलग अलग संस्थान बनाए, जिन्होंने संचार को बाधित किया और समूहों के बीच बढ़ते विभाजन को प्रोत्साहित किया। बाल्फोर घोषणा 9 नवंबर 1917 को ब्रिटिश सरकार ने एक पत्र के जरिए फिलिस्तीन में यहूदियों के लिए अपने राष्ट्र की स्थापना के लिए औपचारिक रूप से समर्थन की घोषणा हुई। इसे इतिहास में बाल्फोर घोषणा कहते हैं। तब फिलिस्तीन में अरब बहुसंख्यक थे। इस घोषणा को मुताबिक अंग्रेज ने यूरोपीय यहूदियों के फिलिस्तीन में आप्रवासन की सुविधा प्रदान की और 1920 से 1939 की अवधि में यहूदी की बड़ी आबादी में फिलिस्तीन की तरफ लौटने लगे, जिससे इस आंदोलन को अलिया के नाम से जाना जाने लगा। इस दौरान फिलिस्तीन में यहूदी आबादी में 3,20,000 से अधिक की वृद्धि हुई। 1917 के बाल्फोर घोषणा को यहूदियों ने इस विचार का समर्थन किया, जबकि फिलिस्तीन ने इसे अस्वीकार कर दिया। अंतर्राष्ट्रीय समुदायों ने यहूदियों का समर्थन किया। प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच का 1930 का दशक यहूदी इतिहास का सबसे काला अध्याय साबित हुआ। 1933 में जर्मनी की सत्ता पर काबिज होने के बाद हिटलर ने यहूदियों का पूरी दुनिया से खात्मा करने की योजना पर अमल किया, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार का कारण हिटलर यहूदियों को ही समझता था। इस दौरान सबसे ज्यादा यहूदियों का नरसंहार हुआ और इसके जरिए हिटलर ने दुनिया को हिला दिया। यहीं से शुरू होता है यहूदी होलोकास्ट का अध्याय। 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के आगाज के बाद हिटलर ने बड़े पैमाने पर यहूदियों को मौत के घाट उतारा। हिटलर ने एक योजना के तहत विश्व युद्ध के 6 साल के दौरान 60 लाख से ज्यादा यहूदियों को गैस चैम्बर में डालकर मार डाला था, जिसमें 15 लाख बच्चे शामिल थे। हिटलर ने पूरी दुनिया की 1/3 यहूदी आबादी को खत्म कर दिया था। यहूदियों पर हो रहे इस अत्याचार के दौरान जर्मनी समेत यूरोप के बहुत से हिस्सों से यहूदी अमेरिका और फिलिस्तीन पहुंचे। इस दशक में जर्मनी में नाजियों के सत्ता में आने के बाद यहूदियों के फिलिस्तीन में घुसपैठ में एक बड़ा मोड़ ले लिया, जिसमें सैकड़ों हजारों लोग यूरोप से फिलिस्तीन में बस गए। यहूदियों के फिलिस्तीन में बेशुमार आगमन को अरबों ने अपनी मातृभूमि के लिए एक खतरे के रूप में देखा और उन्होंने उसके साथ कड़ा संघर्ष किया। जैसे जैसे ब्रिटिश सरकार मूक दर्शक बनी रही, हिंसा अपने चरम पर पहुंच गई।
अमेरिका पहुंचने वाले यहूदियों में से एक थे दुनिया के सबसे बड़े वैज्ञानिकों में शुमार अल्बर्ट आइंस्टाइन, जो जर्मनी में पैदा हुए पर अमेरिका में जाकर शरण लेनी पड़ी। दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर की हार हुई और 1945 में संयुक्त राष्ट्र की स्थापना हुई। दूसरे विश्व युद्ध के बाद फिलिस्तीन पर शासन कर रहे ब्रिटिश सरकार के लिए दोनों गुटों के बीच संघर्ष को संभाल पाना मुश्किल हो गया था। ऐसे में ब्रिटिश सरकार इस मामले को नवगठित संयुक्त राष्ट्र में ले गई। संयुक्त राष्ट्र ने 29 नवंबर 1947 में फिलिस्तीन को यहूदी राज्य और एक अरब राज्य में विभाजित करने वाले मतदान में ब्रिटिश जनादेश के बाद द्विराष्ट्र सिद्धांत के तहत अपना फैसला सुनाया और इस इलाकों को यहूदी और अरब देशों में बांट दिया। यरूशलेम अंतर्राष्ट्रीय शहर घोषित किया गया। संयुक्त राष्ट्र द्वारा किए गए इस बंटवारे के फैसले को यहूदियों ने तुरंत मान्यता दे दी, पर अरब देशों को यह बंटवारा मंजूर नहीं हुआ। सन 1948 में फिलिस्तीन का यहूदी राज्य और अरब राज्य में बंटवारे के बाद अंग्रेज इस इलाके को छोड़कर चले गए। 14 मई 1948 को ब्रिटिश जनादेश के अंत के साथ प्रधानमंत्री डेविड बेन गुरियन के तहत यहूदियों का देश इजराइल की स्थापना की गई, जिसने अमेरिका और सोवियत संघ से तत्काल मान्यता प्राप्त की तथा इजराइल ने खुद को राष्ट्र घोषित कर दिया। अरबों ने इजराइल के निर्माण को उनके स्थान से बाहर निकालने की साजिश के रूप में देखा। नतीजतन 1948 में मिस्र, जॉर्डन, इराक और सीरिया के अरब राज्यों ने इजराइल पर युद्ध की घोषणा की। इजराइल के खिलाफ लड़ने के लिए यमन भी युद्ध में शामिल हुआ। एक साल तक लड़ाई के चलने के बाद अस्त्र विराम की घोषणा हुई। इसी बीच जॉर्डन और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण हुआ, जिसे ग्रीन लाइन नाम दिया गया। इजराइल और अरब देशों के बीच युद्ध के अंत में इजराइल विजयी के रूप में उभरा। युद्ध के बाद 11 मई 1949 को इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में संयुक्त राष्ट्र ने अपनी मान्यता दे दी। इसके अलावा यह अपने क्षेत्र को काफी हद तक बढ़ा सकता था और इसने इजराइल की विस्तारवाद नीति की शुरुआत को चिन्हित किया। युद्ध के परिणाम स्वरूप तकरीबन 70,000 फिलिस्तीनी या तो पलायन कर गए या उन्हें इजराइल से बाहर निकालने और इजराइल की सीमा के पास शरणार्थी शिविरों में बसने के लिए मजबूर होना पड़ा। हजारों फिलिस्तीनियों को अपने घर से भागना पड़ा। इसे अल-नक्का या तबाही कहा जाता है। यह फिलिस्तीन शरणार्थी संकट की शुरुआत थी, जिसके कारण अंततः 1964 में एक आतंकवादी संगठन PLO यानी फिलिस्तीन मुक्ति संगठन का गठन काहिरा में हुआ। फिलिस्तीन मुक्ति संगठन, जो अपने भूमि अधिकारों के मुद्दों को बातचीत से सुलझाने के बजाय सशस्त्र क्रांति के माध्यम से फिलिस्तीन को मुक्ति के लिए लड़ने को समर्पित थी।